इतिहासकार हैं जिन्होंने राजस्थान का इतिहास लिखा है, और राजस्थान का इतिहास लिखने वाला सबसे प्रथम जो व्यक्ति था जिसने सबसे पहले राजस्थान का इतिहास लिखा, वो कर्नल जेम्स टोड ने अपनी रचना एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये जीके में काफी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कर्नल जेम्स टोड ने किस रचना में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि राजस्थान शब्द का आधुनिक समय में राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला इतिहासकार किसको माना जाता है? कर्नल जेम्स टोड को माना जाता है। तो कर्नल जेम्स टोड जो ब्रिटिश इतिहासकार हैं जिन्होंने सबसे पहले राजस्थान का इतिहास लिखने का कार्य किया। क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि सर्वप्रथम राजस्थान का इतिहास किसने लिखा, तो राजस्थान का इतिहास लिखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? कर्नल जेम्स टोड। तो कर्नल जेम्स टोड ने 1829 में, ये सन भी काफी बार पूछा हुआ है, 1829 में अपनी रचना, इस पुस्तक का नाम कई बार पूछा हुआ है कि एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। और इसका अंग्रेजी जो संस्करण है वो किस नाम से प्रकाशित हुआ? सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स इन इंडिया। अब कई बार तो कौन सी रचना दी जाती है? द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। और कई बार ऑप्शन में कौन सी रचना दी जाती है? इसका अंग्रेजी संस्करण सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स इन इंडिया। तो इस रचना का जो रचनाकार है वो किसको माना गया है? कर्नल जेम्स टोड को। तो कर्नल जेम्स टोड ने 1829 में अपनी रचना द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान या सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स इन इंडिया में सर्वप्रथम कौन से शब्द का प्रयोग किया? राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। ये क्वेश्चन काफी पूछा भी जाता है, काफी पूछा भी गया है कि आधुनिक समय में राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? कर्नल जेम्स टोड ने। और किसके स्थान पर? राजपुताना शब्द के स्थान पर, क्योंकि जॉर्ज थॉमस ने इस उत्तरी पश्चिमी भाग को राजपुताना कहा, जबकि कर्नल जेम्स टोड ने इस राजपुताना के स्थान पर, क्षेत्र वही है, एरिया वही है, लेकिन राजपुताना शब्द के स्थान पर कौन से शब्द का प्रयोग किया? राजस्थान शब्द का। तो राजस्थान शब्द जो देन है वो किसकी देन है? कर्नल जेम्स टोड की देन है। तो ये दोनों ही जो क्वेश्चन है, यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन बनते हैं, ये लगभग हर एग्जाम में पूछे हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप बिल्कुल एक बात पे बिल्कुल ज्यादा ध्यान देना कि दोनों रचनाएं आपको याद रखनी पड़ेगी। कई बार क्या होते हैं कि आप लोग केवल एक रचना है वो याद कर लेते हैं, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, और कहीं यहाँ पे गलती से ऑप्शन में आपके क्वेश्चन में ये दे दिया कि सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स इन इंडिया, तो वहां पे बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल एक नई बात हो जाती है कि यार ये किताब कौन सी आ गई। तो उसमें तो एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान थी, और यहाँ पे सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स इन इंडिया। फिर आप घर आके उसको देखते हैं, यार ये तो इसका अंग्रेजी संस्करण था और पढ़ाई नहीं, ध्यान नहीं दिया। तो आपको पूरी चीज कवर करके चलनी होगी। तो ये दोनों रचनाएं आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ से 1829 से राजपुताना जो शब्द राजपुताना जो कहा जाता था, उसके स्थान पर इस उत्तरी पश्चिमी भाग को क्या कहा जाने लगा? राजस्थान कहा जाने लगा। यहाँ पे आप देखिए, ये जो राजस्थान है, वर्तमान का जो राजस्थान है जिसमें 33 जिले हैं, तो ये 33 जो जिले हैं वो किसमें विभक्त थे? 18 रियासतों में, 3 ठिकानों में, और एक अंग्रेज शासित प्रदेश। अब अंग्रेज शासित प्रदेश कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा। ये बिल्कुल राजस्थान का हृदय जिसको आप कहते हैं, राजस्थान की आत्मा जिसको कहा जाता है, कौन सा क्षेत्र? अजमेर। तो राजस्थान का बिल्कुल सेंटर जो पॉइंट है, बिल्कुल मध्य का जो भाग है, वो किसके रूप में था? अंग्रेज शासित प्रदेश के रूप में था। तो ये जो राजस्थान आपको दिखाई दे रहा है, पूरा क्षेत्र आपको जो दिखाई दे रहा है, वो किसमें बटा हुआ था? 18 रियासतों में, 3 ठिकानों में, और एक अंग्रेज शासित प्रदेश में। तो ये तो बात आती है राजस्थान के नामकरण की, कि राजस्थान का जो नामकरण है वो कैसे हुआ। प्राचीन काल में, पूर्व में राजस्थान को, इस उत्तरी पश्चिमी भाग को किस नाम से जाना जाता था? वर्तमान का ये राजस्थान भारत के कौन से भाग में है? तो ये बातें यहाँ पे ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है वो थोड़ी सी क्लियर होती है। फिर इसी का दूसरा पार्ट अपन लेके चलते हैं, राजस्थान की स्थिति और विस्तार। अब आप देखिए, यहाँ पे बहुत बड़ी बात आती है कि
सोचने वाली बात भी है, आपको ध्यान रखने वाली बात भी है, एक कॉमन सी बात भी है कि राजस्थान की स्थिति का अर्थ लिया जाता है उसकी अवस्थिति से, उसकी लोकेशन से। अब लोकेशन किसके आधार पर निर्धारित की जाती है? किसी भी स्थान की स्थिति यदि आपको मानचित्र में देखनी हो, आपको स्थिति उसकी जाननी हो, तो मानचित्र का अध्ययन करते समय दो बातें सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। एक तो बात कौन सी होती है? अक्षांश, और एक बात होती है देशांतर। किसी भी स्थान का अक्षांश और देशांतर उस क्षेत्र की अवस्थिति यानी लोकेशन है वो निर्धारित करता है। किसी भी स्थान की स्थिति का जो निर्धारण होगा वो किसके आधार पर किया जाएगा? उसके अक्षांश और देशांतरों के आधार पर किया जाएगा। और अक्षांश और देशांतर ही किसका निर्धारण करते हैं? किसी भी स्थान विशेष की स्थिति का निर्धारण करते हैं। एक बार के लिए आप देखिए कि कोई भी क्षेत्र जिसका अध्ययन आपको मानचित्र पर करना हो, तो मानचित्र पर अध्ययन करते समय आपके पास उस क्षेत्र की क्या होनी चाहिए? अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति आपके पास होनी चाहिए। अक्षांश और देशांतरी स्थिति यदि आपके पास है, तो अब अक्षांश और देशांतर किस रूप में आप कैसे मतलब उसका निर्धारण करेंगे? कैसे आप उसकी जानकारी लेंगे कि वो क्षेत्र है वो उत्तरी गोलार्ध में है या वो दक्षिणी गोलार्ध में है या पूर्वी गोलार्ध में है या पश्चिमी गोलार्ध में है? अब यहाँ पे आप देखिए, आपके सामने मानचित्र आपको दिखाई दे रहा है। इसमें एक बीच की जो रेखा आपको दिखाई दे रही है जिसके नीचे लिखा हुआ है 0 डिग्री। यहाँ पे आप देखिए ये 0 डिग्री, इस मानचित्र को एक बार के लिए आप पृथ्वी मान के चलिए। आप चाहे इसको मानचित्र कह दीजिए, चाहे आप इसको पृथ्वी कह दीजिए। अब इस पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच एक रेखा खींची हुई है। इस पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा है। आप ये कहें कि भाई पृथ्वी में अपन इस रेखा को देखें, वहां पे ये रेखा आपको खींची हुई मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। जो भी अक्षांश और देशांतर जिसकी अपन बात कर रहे हैं, किसी भी स्थान की जो स्थिति आपको निकालनी है, दशा आपको जो मानचित्र में निर्धारित करनी है, निर्धारित जो करनी है, तो वो किसके आधार पे अक्षांश और देशांतर? वो अक्षांश देशांतर किसके रूप में? यहाँ पे आप देखिए कि जो पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई ये काल्पनिक जो रेखा है जिसके नीचे लिखा हुआ है 0 डिग्री, ये 0 डिग्री काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा। अब आप देखिए इसको भूमध्य रेखा क्यों कहते हैं? आप भूमध्य का संधि विच्छेद कीजिए। भू प्लस मध्य। भू का अर्थ होता है पृथ्वी और मध्य का अर्थ होता है बीचों बीच, और रेखा का अर्थ होता है लाइन। कि पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच खींची गई जो रेखा है वो रेखा क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा कहलाती है। तो मानचित्र पर पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची गई ये काल्पनिक रेखा तो क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा। और उसी पृथ्वी या मानचित्र पर उत्तर से दक्षिण दिशा में खींची गई जो काल्पनिक रेखा है, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, 0 डिग्री जो रेखा है जिसको क्या कहा जाता है? ग्रीनविच रेखा। अब ये पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची गई जो रेखाएं हैं वो तो क्या कहलाती हैं? अक्षांश। और उत्तर से दक्षिण दिशा में खींची गई जो रेखाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? देशांतर। ये तो बात होगी अक्षांश और देशांतर की। दूसरी बात अपन करें गोलार्ध की। अब आप देखिए कि 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है जिसको अपन भूमध्य रेखा कह रहे हैं, तो भूमध्य रेखा के उत्तर का जो भाग है, ये उत्तर का जो भाग है, आप माउस का एरो आप देखिए, उत्तर का जो भाग है उसको तो किस नाम से जाना जाता है? उत्तरी गोलार्ध, जो भूमध्य रेखा के उत्तर में है। यानी पृथ्वी का जो भाग इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर में है वो तो कौन सा गोलार्ध होगा? उत्तरी गोलार्ध। किसके अनुसार? अक्षांशों के अनुसार। जो इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा के दक्षिण का जो भाग है, ये दक्षिण का संपूर्ण जो भाग है वो कौन सा गोलार्ध माना जाता है? दक्षिणी गोलार्ध। यानी अक्षांश रेखाओं के आधार पर संपूर्ण पृथ्वी को कितने गोलार्धों में बांटा गया है? 2 गोलार्धों में। कि इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा का उत्तरी भाग उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण का भाग दक्षिणी गोलार्ध। सेम यही स्थिति इस ग्रीनविच रेखा के साथ है, 0 डिग्री देशांतर रेखा के साथ है। इस 0 डिग्री देशांतर रेखा का ये जो भाग है, यहाँ पे आप देखिए जहां भूमध्य रेखा लिखा हुआ है, जहां इंडिया लिखा हुआ है, ये जो भाग है वो भाग कौन से गोलार्ध का होगा? पूर्वी गोलार्ध का। क्योंकि ये 0 डिग्री देशांतर रेखा ग्रीनविच रेखा के पूर्व का भाग है तो पूर्वी गोलार्ध। ये पश्चिम का भाग है तो इसको अपन क्या कहते हैं? पश्चिमी गोलार्ध। तो अक्षांश रेखाओं के आधार पे
पृथ्वी को दो गोलार्धों में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, देशांतर रेखाओं के आधार पर भी पृथ्वी को दो गोलार्धों में